मुझे तो ये लगता है कि जब भी आप कोचिंग लो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको पर्सनल गाइडेंस वहाँ से मिल रहा है या नहीं। जैसे मैं आपकी एक मतलब वो बताती हूँ कि आपसे हम वन टू वन इंटरेक्ट कर सकते थे कि सर हाँ, ये मेंस में दिक्कत है, आप इसका बताओ। प्रैक्टिस की बात करें तो आपने आंसर जो लिखे थे शुरुआती दौर के, हमें आंसर आपके याद हैं और लास्ट तक जो आपके आंसर में इंप्रूवमेंट थी, क्योंकि आप बहुत जी। ज्यादा रेगुलर थे आंसर लिखने में। अगर मेरा नहीं होता तब भी तो मैं मेहनत कर रही थी, और जिनका नहीं हुआ है शायद वो मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या पता नहीं वो कब से लगे हैं, कितने इंटेलिजेंट। लेकिन जब मैंने मतलब आपसे भी बात की, आपने मेरे पिछले टेस्ट भी रिव्यू किए, तो मुझे थोड़ा सा एक मतलब दिमाग में क्लिक हुई चीज कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है हिंदी इंग्लिश का, वो भी मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगा मार्क्स में। और मेरे पापा तो हर 5-10 मिनट में साइट खोल ही रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादा ये था कि अगर ये भी नहीं हुआ तो ये बड़ी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगी। तो हमारे साथ आज लागवी शर्मा हैं जो चंबा से बिलोंग करती हैं और इनका अलाइड सर्विसेज 2025 में रैंक 19 हासिल किया है इन्होंने और एक्सटेंशन ऑफिसर ही बनी है। आज इनकी जर्नी के बारे में, किस तरह की इनकी प्रिपरेशन रही और क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, सारा इनके बैकग्राउंड के बारे में, चंबा जैसे इलाके में किस तरीके से, जहां पर उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो किस तरीके से इन्होंने एक्सटेंशन बनने तक की जर्नी को हासिल किया, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ लागवी शर्मा है। लागवी, क्या आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता पाएंगे? नमस्कार सर, मैं चंबा से मैला गांव की रहने वाली हूँ, और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो यही मैला से हुई है। पहले सरस्वती विद्या मंदिर से 8th तक की पढ़ाई हुई है, फिर 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल महिला से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है बीए चंबा पीजी कॉलेज चंबा से। ठीक है। लागवी, अगर हम चंबा की बात करें, क्योंकि मेजर स्टूडेंट को वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है चंबा जैसे इलाके से, तो आपको किस तरीके से, क्या वो पहले से एक्सपोजर मिल रहा था, गाइडेंस मिल रही थी, तो वो क्या चीजें थी जहां जिस चीज ने आपको यहाँ तक पहुंचाया? पहले से तो कोई एक्सपोजर नहीं था सर। जैसे चंबा में अभी लाइब्रेरी का कल्चर शुरू हुआ है। जब मैं कोविड के टाइम पे यहाँ पे घर पे थी, कोविड की जब वेव खत्म हुई, तो मैं चाहती थी कि कोई ऐसे लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ ताकि, लेकिन उस समय यहाँ पे कोई लाइब्रेरी नहीं थी। तो जब मैं बीए भी कर रही थी तो कोई ऐसा एक्सपोजर तो नहीं था। लेकिन होता ही एक फैमिली में भी होता है, आप इधर उधर देखते हो तो आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी सर्विसेज, अगर आप सेवा भी करना चाहते हो और एक पोजीशन के लिए भी, तो वो था दिमाग में। लेकिन ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था कि किस तरह से शुरुआत की जाए। तब मैं जैसे न्यूज़पेपर, यहाँ पे दी हिंदू भी नहीं मिलता था, तो एक बार मैंने बड़ी मुश्किल से लगवाया था, बट मुझे पता ही नहीं चलता था इसको पढ़ना कैसे है और कैसे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बुक्स का पता होता था, अगर आप यूट्यूब भी खोल लो तो हर कोई बताता है लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, लेकिन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, किस तरह से अप्रोच करना है, वो तो बिल्कुल भी उस समय आइडिया ही नहीं था। तो गाइडेंस तो इस तरह की कोई नहीं थी। लेकिन जब मैं 2019 में मैंने कोचिंग लिया था दिल्ली में, उसी के बाद से मेरी जर्नी शुरू हुई, तभी से मुझे गाइडेंस मिला कि इस तरह से करना है। तो अभी आप लागवी ने बताया किस तरीके से उस जब शुरुआती दौर था उस समय उनको गाइडेंस नहीं मिली, लेकिन जो भी ईयर थे, नेक्स्ट ईयर आप देखें 2019 के बाद इनकी थोड़ी बहुत जर्नी में बदलाव आए। अब जब रैंक 19 आपने हासिल किया एचपी लाइट सर्विसेज में, तो आपके परिवार में सबसे खुश व्यक्ति कौन था, या आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही? परिवार में सभी खुश थे। मतलब जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ आज आने वाला रिजल्ट, तो पहले तो मैं काफी पैनिक थी कि कब आएगा कब आएगा। बट मुझे ऐसे मैसेजेस के थ्रू पता चला कि हाँ मेरा रिजल्ट आ गया है। और मेरे पापा तो हर 5-10 मिनट में साइट खोल ही रहे थे, क्योंकि उनको ज्यादा ये था कि अगर ये भी नहीं हुआ तो ये बड़ी ज्यादा डिप्रेस हो जाएगी। तो खुश सभी थे, मम्मी पापा दादू, मेरे भाई बहन बहुत खुश थे। सब लोगों को काफी खुशी हुई, मतलब मेरी बुआ, उन सबको बताया तो सभी खुश थे सर। मुझसे मतलब ज्यादा वो बात ये खुश कह थे। सकते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी आपके पिताजी को हुई। जी, पिताजी सबको ही, माता जी को भी, क्योंकि उनको भी बड़े टाइम से लग रहा था हो जाए, तो सभी हम्म। खुश थे। ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत तैयारी की बात करें, तो क्या आप शुरुआती दौर से अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, या फिर आप शुरुआत किसी और चीज से की, फिर आप बदलाव में आए और फिर आपने अलाइड सर्विसेज चुना? शुरुआत से तो नहीं करी थी अलाइड सर्विसेज की, पहले तो स्टेट के मैंने एग्जाम ही नहीं दिए, यूपीएससी की कर रही थी। और फिर उसके बाद जब वहां पे नहीं हो पाया तो फिर मैं स्टेट सर्विसेज की तरफ आई, और उसी बीच में जब अलाइड सर्विसेज का आ गया तो अलाइड सर्विस का दे दिया, क्योंकि जितने भी बच्चे एचएस का एग्जाम देते हैं अलाइड का देते ही हैं, तो उसी चक्कर में अलाइड का हो गया। अच्छा, मतलब ये आपका स्पेसिफिक गोल नहीं था, स्पेसिफिक गोल कुछ और है, और मे बी आप अभी भी तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, क्योंकि आपका जो मेजर जो गोल है जो आपने रखा हुआ है अभी तक वो हासिल नहीं हुआ है शायद, है ना?
जी सर, कर रही हूँ, वैसे तो एचएस की कर रही हूँ अभी, पर ये मिल गया, इससे भी खुश हूँ, क्योंकि अगर ना होता तो शायद ज़्यादा डिप्रेस होती तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करें, तो अलाइड सर्विसेज या फिर प्रिपरेशन के दौर में टाइम टाइम मैनेजमेंट जो होता है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कंसिस्टेंसी जी। उसका भी रोल होता है। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना, उन चैलेंजेस का सामना करना, वो किस तरीके से आप एक डेली डेली जो शेड्यूल रहता था आपका, वो किस तरीके का रहता था ताकि वो टाइम मैनेजमेंट भी हो पाए और आप कंसिस्टेंट भी रह पाए? सर वैसे तो मतलब जो मेरा नेचर है, जब एग्जाम नजदीक आता है तो मैं प्रेशर में ज्यादा पढ़ती हूँ, और जब ऐसा होता है कोई एग्जाम नहीं है तो मैं उतने अच्छे से इफेक्टिवली कर नहीं पाती। और कभी अब मैं घर पे रह के तैयारी कर रही थी, तो कभी कोई मतलब रिलेटिव आते हैं या उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना, कभी कोई फंक्शन है, और कभी हेल्थ इश्यूज मेरे भी होते रहते थे, मेरे दादू जी को भी कई बार बीच में हुई, तो मैं उनसे बड़ा ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो उनके उनमें भी समय जाता था, तो इस वजह से बीच में तो दिक्कत आती थी। लेकिन जब भी मैं पढ़ती थी तो मैं मतलब यही ध्यान में रख के करती थी कि कितने टाइम बाद एग्ज़ाम है और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है। जैसे जब मेंस के लिए करना है तो उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली टाइम दिया, जब प्रीलिम्स का है मतलब कंसिस्टेंट तो मैं रही, और ऐसे घंटे वगैरह तो काउंट नहीं करती थी कि क्या कंप्लीट करना है। और जो मैंने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि इतना टाइम हो गया था पढ़ते पढ़ते, तो अब तो रिवीजन पे ही ज़्यादा फोकस था। ठीक है। फिर भी अगर मतलब जब प्रेशर नहीं है तो 4-5 घंटे तो निकाल ही लेती थी। ओके, तो मतलब डेली शेड्यूल में आप कुछ इस तरीके से करते थे, जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक शेड्यूल की तरह से चलते थे, लेकिन जो भी है मेरे हिसाब से जी। आप वैसे चलते थे कि टारगेट आपने सेट किया है वो आप कंप्लीट करते थे, राइट? जी। जी। ठीक है। अगर हम तीनों पेपर की बात करें, वी हैव इंग्लिश, हिंदी एंड जीएस, तो हिंदी के पेपर में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, और आपका भी इंग्लिश मीडियम था, और इंग्लिश जी। हिंदी के पेपर में किस तरीके की चुनौतियां आपको आ रही थी और उनको आपने किस तरीके से टैकल किया था? सर हिंदी के पेपर में वैसे ऐसे जो मुझे सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि ऐसे को किस तरह से मतलब लिखा जाए, या सब लोगों से हट के कैसे किया जाए। बाकी जो सरलार्थ थे वो तो मेरे मतलब मैंने 10th तक हिंदी पढ़ी है, और बीए में भी कंपलसरी हिंदी था, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं जल्दी इंटरप्रेट कर लेती थी। उस जगह पे मैं बाकी बच्चों से अपने आप को मतलब अच्छा समझती थी कि मैं सरलार्थ अच्छे से कर लेती हूँ। विशेष वगैरह पे मैंने काम किया, लेकिन जब मैं मतलब मैंने आपसे टेस्ट सीरीज ली थी, मेरी आपसे भी बात हुई है एक्सप्लोर एकेडमी से, तो उस टाइम पे मुझे ये चीज समझ आई कि पहले मुझे ये लग रहा था कि ग्रामर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ग्रामर में शायद पीछे हो जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो ऐसी है कि सब लिख रहे हैं, मैं भी लिखूंगी, तो वो तो उन पे डिपेंड करेगा, मोर और लेस सेम सिमिलर मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब मैंने मतलब आपसे भी बात की, आपने मेरे पिछले टेस्ट भी रिव्यू किए, तो मुझे थोड़ा सा एक मतलब दिमाग में क्लिक हुई चीज कि नहीं, डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी, जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है हिंदी इंग्लिश का, वो भी मतलब डिफरेंस क्रिएट करेगा मार्क्स में। तो उसके बाद जब आपके भी कुछ सेशन हुए, ऐसी भी बातचीत हुई, तो कुछ आपने ऐसे के पीडीएफ प्रोवाइड किए जिसमें कोट्स थे, तो मैंने उन सब चीजों पे नजर मारी। तो शायद उस चीज का भी फायदा हुआ, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेपर में इस बार मतलब ग्रामर बहुत कम थी पिछले पेपर्स के कंपैरिजन में। तो उस हम्म। चीज का शायद ज्यादा फायदा हुआ कि उस चीज ने ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया होगा। अभी तक तो मार्क्स आए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे वगैरह के इन सब मार्क्स ने मुझे डिफरेंस क्रिएट किया होगा। तो उस वजह से जब मैंने दोनों चीजों पे फोकस किया, मतलब ग्रामर पे भी किया और डिस्क्रिप्टिव पेपर पे भी किया, तो शायद उस चीज का फायदा हुआ हो। ग्रेट। तो इसके बाद अगर हम देखें कि हिंदी के पेपर में आपकी ये था कि पहले आप ग्रामर पर ज्यादा फोकस कर रहे थे और उसके बाद आपने डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन पर भी और ज्यादा फोकस किया। इसके बाद अगर इंग्लिश के पेपर की बात करें, क्योंकि आपका इंग्लिश मीडियम था, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जिसका इंग्लिश मीडियम हो उसकी इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी हो। तो जी। आप इंग्लिश मीडियम में थे, लेकिन इंग्लिश ग्रामर की चुनौतियां जो थी उनको किस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, या फिर कौन से सोर्सेस की तरफ आप गए थे इंग्लिश? इंग्लिश में सर ऐसा हुआ कि ग्रामर मतलब वैसे तो अच्छी थी मेरी, लेकिन जैसे अगर हम देखें इस पे कुछ जो भी सिलेबस है वो कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। तो मैंने ज्यादातर यही किया कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इस पे ध्यान दिया, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब जैसे हिंदी में भी अगर अनुवाद है, या इंग्लिश में भी आ सकता है वो आपको, तो वो तो जैसे अगर एक तो टाइम मैनेजमेंट और इतने में बार बार प्रैक्टिस करनी है पेपर की। आपने भी उस टाइम पे दिए ही थे हमें टेस्ट, मतलब फ्री में भी
प्रोवाइड किए थे जब पेपर पोस्टपोन हो गया। तो एक टाइम दिमाग में था कि अगर मैं ये वाला टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करूँगी तो फिर वो जो एक सिस्टम बना है वो टूट जाएगा और फिर पता नहीं नेक्स्ट भी करूँगी या नहीं। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के भी मतलब हर एक चीज़ पे फ़ोकस किया। अब इंग्लिश में ग्रामर पे भी था। अब जैसे इस बार देखा जाए तो बड़ी वेग सी ग्रामर आई थी। कुछ भी ऐसा था नहीं कि ज़्यादा एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फ़ोकस किया हो। उसी तरह से उन्होंने डिस्क्रिप तो मतलब दोनों चीज़ों को मैनेज किया। ऐसे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे भी प्रैक्टिस कर ली 1-2 घंटे और 1-2 घंटे ग्रामर पे कर ली, तो शायद प्रैक्टिस से ही हुआ होगा। ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश की बात रही जहाँ पर आपने प्रैक्टिस से और साथ ही साथ में ग्रामर वाले पोर्शन से हट करके और डिस्क्रिप्टिव वाले पर ज्यादा जोर दिया। खैर बात करें अब जीएस की। जीएस में इस बार क्या हुआ कि डिफिकल्टी थोड़ा बहुत सेट पेपर जो था वो डिफिकल्ट सेट कर दिया और सारे जी। एग्जाम की प्रिपरेशन कुछ और तरीके से करके गए थे। लेकिन आपने किस तरीके से उसको फिर सामना किया? उस क्या आप सीरियस हो गए थे? क्या आप घबरा गए थे उस समय कि अब करें तो करें क्या? या फिर आप सरल होकर के आपने फिर उन पेपर को सॉल्व किया या उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया? तो जीएस में मुझे कहीं न कहीं ऐसी इंट्यूशन आ रही थी पहले से कि कमीशन जो है वो कंपल्सरी पेपर पे कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। जैसे एचएएस में भी हिंदी में बहुत सारे बच्चों को मतलब फेल कर दिया। तो मेरे दिमाग में ये था कि इसमें जीएस कंपल्सरी पेपर है तो जीएस में कहीं न कहीं ये फेल कर ही सकते हैं। तो फिर मैंने जीएस पे ज़्यादा फ़ोकस किया। मतलब वैसे तो जीएस में अच्छा ही था क्योंकि इतने टाइम से आप पढ़ रहे हो, अभी तो हिंदी, इंग्लिश ज़्यादा बड़ी हर्डल थी अलाइड सर्विसेज़ में। लेकिन मैंने जब जीएस पे फ़ोकस किया तो टेस्ट भी अटेम्प्ट किए, टाइम मैनेजमेंट भी किया, तो उस चीज़ से शायद मुझे उतना डिफ़िकल्ट लगा नहीं कि इतने टाइम में हो नहीं पाएगा। थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का था तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे तो उतना दिक्कत नहीं हुई। एक तो उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया था, जब भी पेपर खोला तो एकदम से दिखा कि 4-4 नंबर वाले हैं नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि कर लूँगी मैं, अब इतने टाइम से पढ़ रही हूँ और ऊपर से मेन था कि 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाए, तो सारा फ़ोकस उसी तरफ चला गया। तो इसका मतलब आपका जो पेपर था 3 घंटे का, तो क्या आपने वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे या बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए थे आप? सर मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, ठीक है। इसके पहले तो अलावा वैसे मैं बताइए पहले मैंने बताइए। इस तरह से किए। जी सर? बताइए बताइए। पहले मैंने इस तरह से किए थे जो मुझे अच्छे से आते थे और कुछ 2-3 क्वेश्चन थे जिन पे मुझे लगा कि अगर चलो छूट भी जाए तो उतना असर ना पड़े। पर एंड में टाइम बच गया तो फिर सारे कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। प्रिपरेशन में बहुत बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कई बार आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ जीवन में तो हो नहीं रहा है, बस बैठ जाते हैं, अब कुछ और कर लेंगे, जीवन में कुछ और ऑप्शन कर लेंगे। आपके सामने भी ये चुनौती आई ही होगी, एक टफ फेज़ लाइफ में आता है। तो आपकी लाइफ में वो टफ फेज़ कौन-सा था और इस फेज़ से आप किस तरीके से निकले फिर? ऐसे तो बहुत बार हुआ सर क्योंकि मेरे प्रीलिम्स नहीं होते थे पास, किसी ना किसी वजह से रह ही जाते थे। तो हमेशा मुझे लगता था कि पता नहीं मेरे मतलब मेरी फैमिली वाले इतना सोच रहे कि ये करेगी और शायद होगा भी या नहीं, मतलब क्योंकि खुद पे भी कई बार सेल्फ डाउट सबसे बुरा होता है। शायद कोई और आपको बोल दे तो इतना फील नहीं होता क्योंकि आपको लगता है हम कर सकते हैं। लेकिन बीच-बीच में तो आता ही था कि पता नहीं शायद मैं कभी कर भी पाऊँगी या मतलब होगा भी ऐसा मेरी लाइफ में या नहीं। लेकिन पता नहीं जब कई बार आता है लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा से हम मोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ। मतलब कई बार तो मेरे खुद के बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते थे, कभी B12 कम, कभी क्या हो जाता था, कभी क्या, तो तब लगता था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन शायद फिर पता नहीं अपने आप ही रास्ता बनता है तो हो गया। और एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि उतने पेपर्स निकालती नहीं है गवर्नमेंट, मतलब कभी नायब तहसीलदार 2-3 साल पहले निकाला होगा, फिर एलाइड भी 5 सालों बाद निकाला। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लगता था अगर ये नहीं हुआ तो पता नहीं फिर कभी एग्ज़ाम निकलेंगे, क्योंकि एचएएस में भी 10-11 सीट्स के लिए मतलब इतना टफ कॉम्पिटिशन है, उसमें भी कोई ना कोई बहाना लग के हम बाहर हो गए तो फिर कब होगा? तो यही हुँ। चैलेंज मतलब यही थॉट्स आते थे जो एंग्ज़ायटी क्रिएट कर देते हैं माइंड में, बाकी तो तो अपनी इससे तरफ से निकलने तो के लिए आप क्या करते थे फिर? कि आपको कुछ या फिर योगा वगैरह करते थे या कुछ कुछ तो करते होंगे? एक तो अपनी फैमिली में बात करती थी, जैसे मतलब पापा से बात कर ली या बहन से बात कर ली, मतलब कोई ना कोई उस टाइम ये देता नहीं तू कर लेगी, मतलब मत छोड़, हो जाएगा, कभी ना कभी टाइम आएगा। और दूसरा ये कि मतलब पता नहीं एक अंदर से बिलीफ था, ऐसे पूजा भी करती हूँ रोज तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि हो सकता है। कई बार अंदर से गट फीलिंग आती है, जैसे अलाइड के लिए था कि नहीं ये हो जाएगा हो जाएगा।
तो वो पॉज़िटिविटी शायद मोटिवेट करती हो कि कर सकती हूँ। बिल्कुल, आपके अंदर वो पॉज़िटिविटी होनी चाहिए। जब पॉज़िटिविटी होती है तो चीज़ें आपके तरीके से चलने लग जाती हैं। कई बार होता है कि आप डिमोटिवेटेड फ़ील हैं, लगता है कि नहीं होगा तो कई बार ऐसा ही लगता है और फाइनल रिज़ल्ट भी ऐसा ही आता है। जब तक आप पॉज़िटिव जी। हैं, तो ख़ैर भगवान तो आपके साथ ही है। अब थोड़ा-सा इससे हट कर के हम बात करें कि मान लीजिए इसी से ही बात करते हैं। कभी आप थक जाते थे पढ़ाई से, कभी लगता था कि अब थोड़ा-सा दिमाग फ्रेश रखते हैं, तो पढ़ाई से थक करके उस समय आप क्या करते थे? उस टाइम सर मैं मतलब अपने घरवालों के साथ बैठती थी और कोई मेरे रिलेटिव आ गए, जैसे मेरी बुआ आ गए, तो उनके साथ बातें कर ली, कहीं इधर-उधर की बात कर ली या वॉक करने चली गई बहन के साथ। कभी-कभार पूजा कर ली, मूवीज़ देख ली मतलब कभी मंथली 1 आध मूवी तो देख ही लेती थी, सॉन्ग सुन लिए, कोई स्पिरिचुअल मतलब सूफ़ी सॉन्ग सुन लिए, मतलब जिससे ये फ़ील हो कि सिर्फ़ हम ही अपनी लाइफ़ में इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये एक्ज़िस्टेंस बहुत बड़ा है, हम तो छोटे से पार्ट है। तो हर एक चीज़ प्लान्ड वे में चल रही है, मतलब कुछ ऐसे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सबसे ज़्यादा तो यही था कि मैं सूफ़ी सॉन्ग बड़े सुनती थी या कोई स्पिरिचुअल इस तरह के नुसरत फ़तेह अली खान वग़ैरह के सुन लिए, जिससे ये फ़ील हो कि मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना मैं अपने आप को समझ रही हूँ कि मेरी लाइफ़ में सब अच्छा ही हो, हम बहुत छोटे से पार्ट हैं। तो उन सब चीज़ों से फिर दिमाग से निकल जाता है कि यार इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब चीज़ें, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, उस तरह जी, बिल्कुल। से। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रिपरेशन में एग्ज़ाम का कितना रोल है, क्योंकि पूरी जो लाइफ़ है, वो आपका एग्ज़ाम तो डिसाइड नहीं कर सकती है। आपको कुछ एक जी और सर। चीज़ें भी हैं, डिसाइडिंग फैक्टर और भी हैं। आपका ज्ञान है, जो आप बढ़ा सकते हैं पढ़ने से। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी, एग्ज़ाम के अलावा भी। ख़ैर, एग्ज़ाम एक फैक्टर है, जो आपको थोड़ा आगे ले जाता है, एक स्टेप आगे ले जाता है और कई बार वो आपकी सक्सेस का ये भी बन जाता है कि आप सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम क्रैक किया है। मेरे ख्याल से ऐसा भी मैं है जिसने एग्ज़ाम क्रैक भी नहीं किया है, वो भी जी। लगभग ऐसा छोटा थोड़े बहुत नंबर से रहे होंगे, लेकिन वो भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? हाँ, तो मैं तो अभी भी ऐसे सोचती हूँ कि मतलब ठीक है मेरा हो गया और अब आपको लोग रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि हाँ, बड़े टाइम से कर रही थी, हो गया। लेकिन शायद मेरे से ज़्यादा भी इंटेलिजेंट होंगे, मेरे से ज़्यादा भी हार्ड वर्कर होंगे जो अभी भी लगे हुए हैं। तो उनकी भी मंज़िल आएगी, इससे बड़ी भी आ सकती है। तो मतलब मेरे को तो उनके लिए भी ये फ़ील होता है कि अब अगर मेरा नहीं होता, तब भी तो मैं मेहनत कर रही थी और जिनका नहीं हुआ है शायद वो मेरे से ज़्यादा मेहनत कर रहे हों या पता नहीं वो कब से लगे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। तो ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कि मेरा हो गया तो वो कुछ नहीं है, वो भी शायद बहुत कैपेबल है, हमसे ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं। ठीक है। बहुत अच्छा लाडली। अब थोड़ा-सा एक रैपिड फायर करते हैं। इस रैपिड फायर में आपको जवाब सीधे-सीधे देने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन हम इसी से ही पूछते हैं कि आपने अभी जैसे कहा कि नुसरत साहब से काफ़ी आप सॉन्ग सुनते थे उनके, कव्वाली या फिर इस तरीके के, गज़ल भी सुनते थे आप या जो भी, है ना? गज़ल तो नहीं सुनती सर मैं, नुसरत साहब के गाए हुए हैं लेकिन वो लिखे हुए जैसे बुल्ले शाह के लिखे हुए हैं या इस तरह के मतलब किसी और के लिखे हुए हैं, गाता कोई और है उन्हें। ठीक है। तो इस दौरान अगर कहें कि आपका सबसे पसंदीदा जो गाना है वो कौन-सा था? सबसे पसंदीदा छाप तिलक सब छीन ली रे, मुझसे ठीक है। नैना मिलाए। अगर मान लीजिए आपको इस जर्नी को एक शब्द में बयाँ करना हो, तो आप क्या बताएँगे? कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंट रही मैं। और आपके परिवार में अगर हम कहें कि हो सकता है 7-8 लोग हों, लेकिन उन 7-8 लोग में से सबसे ज़्यादा सपोर्टिव अगर देखना हो, तो वो कौन थे? कोई एक? सर वैसे तो सभी सपोर्टिव थे मतलब किसी ने भी ऐसा कभी हर्डल क्रिएट नहीं किया। लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे सभी से मिला मतलब पापा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास रखा कि कर लेगी। प्रीलिम्स भी नहीं हुए तब भी कभी पूछा नहीं क्यों नहीं हुए। और पढ़ाई के दौरान सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी आपकी? मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे, फिर मैं अपने दादाजी से भी बड़े कनेक्टेड हूँ, तो कभी वो बीमार हो जाते तो बड़ी एंग्ज़ियस हो जाती थी। और ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट था जो आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है? मेरा ज्योग्राफी। और सबसे ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बहुत भयानक लगता हो कि नहीं, इसको रहने देते हैं? सब्जेक्ट तो सभी अच्छे लगते थे, लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बार-बार वो क्रैमिंग करनी पड़ती थी, वो बड़ा बुरा लगता था कि क्या रट रही हूँ ये बार-बार, उससे भागती थी थोड़ा। फैक्ट से अगर बात करें आप, जी। और इस बार का जो एचएस था वो भी फैक्चुअल ही था, तो वो भी आपके लिए एक जी, चैलेंज रहा होगा। जी सर।
ओके। अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे मिथ हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम को क्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपके हिसाब से एक ऐसा मिथ जिस चीज़ को आप तोड़ना चाह रहे हैं कि ये गलत मिथ है लोगों ने बनाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। क्या वो ऐसा मिथ है? मुझे लगता है अलाइड सर्विसेज में हिंदी से लोग बहुत डरते हैं, या एचएस में भी हिंदी से डरते हैं कि हिंदी तो हो ही नहीं पाएगी। लेकिन हिंदी भी एक लैंग्वेज ही है, अगर हम उस पे काम करेंगे, चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, जैसे प्रसंग जो सरलार्थ करने के लिए आता है, उस पे लोग बच्चे बहुत डरते हैं कि हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, या जो वो शायद समझ भी रहे हैं वो लिख नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है वो प्रैक्टिस से ही हो सकता है, और धीरे-धीरे जब आप रेगुलर एक चीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो वो बन जाता है आपका एक सिस्टम कि अब इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो वो थोड़ा एक मतलब वो भी लग सकता है मिथ टाइप का कि यार हिंदी हो ही नहीं सकती, मतलब ये तो अगर आप हिंदी मीडियम पढ़े हो या बचपन से पढ़े हो तभी हो सकती है। ऐसा नहीं है, हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना की जा सके। मतलब से प्रैक्टिस से आप यही कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, चाहे वो हिंदी हो जिससे लोग डरते हैं। और प्रैक्टिस की बात करें तो आपने आंसर जो लिखे थे शुरुआती दौर के, हमें आंसर आपके याद हैं, और लास्ट तक जो आपके आंसर में इंप्रूवमेंट थी, क्योंकि आप बहुत जी, ज़्यादा रेगुलर थे आंसर लिखने में, और उससे जी, भी लास्ट तक हम देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट थी आपके आंसर्स में, और लिखने का तरीका तो आपका खैर अच्छा था ही, है ना? जी सर। ठीक है। थोड़ा बहुत अंत की ओर चलते हैं, जहां पर हम बात करें कि पहले तो बात करते हैं ऑल ओवर हिमाचल के जो स्टूडेंट्स हैं। कई बार ऐसा भी है कि उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी इस सक्सेस की जर्नी से, जो आपने कुछ सीखा, थोड़ा बहुत हो सकता है वो उनके काम आ जाए, या फिर जो न्यू कमर है पूरे ऑल ओवर हिमाचल में, जो अभी जस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने पास की है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी सलाह देना चाहते हैं आप उनको? सर मैं यही देना चाहूँगी कि एक तो कॉम्पिटिशन सच में बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कोई भी डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा ये एम होगा, तो वो अपने अंदर से आना चाहिए कि हाँ, मैं ये चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए कर लिया या कुछ भी, और साथ में हमें एक प्लान बी भी रखना चाहिए कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो हम किस तरफ शिफ्ट करेंगे। मतलब उनको वो शिफ्ट करने में दिक्कत ना हो कि अब हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, हम छोड़ भी नहीं पाते हैं और कुछ और भी नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि हमने तो यही सोचा होता है कि यही पेपर है और हम ये निकाल ही लेंगे। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल कोर्स किया होना चाहिए ताकि आपके लिए प्राइवेट सेक्टर भी ओपन रहे। उससे चलो बेशक आप प्राइवेट सेक्टर ना भी जॉइन करें, लेकिन एक दिमाग में जो टेंशन है कि नहीं यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वो चीज़ आपके दिमाग से थोड़ा हट जाए। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए ताकि आप जब पेपर, जैसे प्री में तो एकदम अगर आप स्ट्रेस फ्री हो तो आपके मार्क्स एकदम बढ़ जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस में कोई पेपर दे रहे हो या प्रेशर में दे रहे हो तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उसमें थोड़ी गिरावट आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए आपको ये लगना चाहिए कि कहीं न कहीं आप अंदर से कूल हो कि ये पेपर मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ, और इसके पीछे भी मैं कुछ और भी कर सकती हूँ अगर ये नहीं हुआ तो। तो शायद जो भी नए एस्पिरेंट है उनको इस वे में भी सोचना चाहिए। ठीक है। तो ये तो रही बात हिमाचल के स्टूडेंट की। क्योंकि आप चंबा से बिलोंग करती हैं, तो चंबा के क्षेत्र के लोगों के लिए आपका कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा, चाहे वो चंबा की स्पेसिफिक लड़कियों के लिए हो या फिर लड़कों के लिए। तो आप उनके लिए किस तरीके की एडवाइस देना चाहेंगे जो चंबा से आते हैं, जिनको अभी तक उतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिला है? आपने कहा था कि 2019 में आपने कोचिंग भी ली थी, तो उससे आपको बेनिफिट मिला। उससे उसके बाद आपको पता लगा, आपने अपनी प्लानिंग चेंज की। लेकिन अभी तक जो आपके इलाके से लोग आते हैं, उनकी हो सकता है अभी तक उतनी डेवलप सोच नहीं है, सोचते हैं कि बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे, फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वहाँ के क्षेत्र के आप किस तरीके की एडवाइस देना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर गर्ल्स? सर यही है कि अभी फिर भी यूट्यूब में अब बड़े सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे अगर मुझे तो ये लगता है कि जब भी आप कोचिंग लो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको पर्सनल गाइडेंस वहाँ से मिल रहा है या नहीं। जैसे मैं आपकी एक मतलब वो बताती हूँ कि आपसे हम वन टू वन इंटरैक्ट कर सकते थे कि सर हाँ, ये मेंस में दिक्कत है, आप इसका बताओ। तो कुछ ना कुछ ऐसा ढूँढना चाहिए कि जहाँ पे उनको पर्सनल गाइडेंस मिल सके।
और अगर शायद वो कोचिंग में जाना चाहें या ना जाना चाहें, वो तो उनका पर्सनल डिसीज़न है। लेकिन उनको क्या चीज़ फ़ील होती है, वो किस चीज़ का एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, वो जगह का एक्सपोज़र लेना चाहते हैं कि वहाँ पे लाइब्रेरीज़ भी हों, बच्चे भी हों, या वो किसी एकेडमी का एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, वो उनके डिसीज़न पे डिपेंड करता है। बाकी तो ये है कि चंबा में थोड़ा है, रिसोर्सेज़ लिमिटेड है, लेकिन आजकल तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है। अगर एक फ़ोन भी करेंगे तो रिसोर्सेज़ घर पहुँच जाएँगे। और अगर फिर भी मतलब मैं तो हूँ ही यहाँ पे, अगर कोई यहाँ का बच्चा मिलना भी चाहेगा, पूछना चाहेगा, तो मेरी तरफ से तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपको पर्सनल गाइड करने वाला कोई होना चाहिए, चाहे वो उनका भाई-बहन हो, टीचर्स हो, एकेडमी हो, तो उस तरह से इंटरैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बिना गाइडेंस के तो आप पढ़ रहे हो, शायद उसका रिज़ल्ट आपको ना भी मिले। ठीक है, लाइक इस चीज़ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्योंकि शुरुआती दौर में, आपके दौर में कहें या फिर हमारे दौर में चीज़ें खुद ब खुद सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आपको जी, एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। कई बार हम पढ़ने लग जाते हैं, टाइम का ख़याल रहता नहीं है और उसी में खो जाते हैं, एक सब्जेक्ट में ही। तो जी, इस जी। तरीके से गाइडेंस का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आपकी जर्नी में ये बहुत सारे चैलेंजेस थे, जो आपने अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने बयाँ किए और आपने ये भी कहा कि अगर किसी को चंबा क्षेत्र के जो लोग हैं या लड़कियाँ हैं, कई बार झिझकते हैं बात करने से, तो बात करने से बच चुकिए। जैसा कि लाडली ने कहा, अगर आपको उनसे ही बात करनी है, तो वो भी बात करने के लिए फ्री हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कहेंगे कि भैया हम तो बात नहीं करेंगे, हम आपको गाइड नहीं करेंगे। एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। वो है ये है कि आपको सीखने की वो आप में क्षमता या कहें ये होना चाहिए कि आप उस चीज़ को सीखना चाह रहे हैं, दिल से वो तमन्ना आपकी होनी चाहिए। क्या ये रही थी हमारे साथ थी राघवी शर्मा, जिन्होंने अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के सामने बयाँ किया। बहुत-बहुत धन्यवाद राघवी आपका। कुछ अंत में थैंक यू कहना सर। चाहेंगे सभी से? सबको मैं ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूँगी और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, उनको उनकी मंज़िल मिले। ठीक, बहुत अच्छा राघवी। ठीक है, और बाद में ऑल द मिलते हैं। को हाँ, भी, बताइए। आपको भी सर, एक्सप्लोर एकेडमी को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू राघवी। और चलिए, ठीक भी है बच्चों राघवी, का हुआ बहुत-बहुत जल्दी धन्यवाद से। आपका। थैंक यू। ठीक है सर।